नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही है कि नहीं आपकी। आज थोड़ा सा दिमाग को अपने खाली कर लीजिएगा। अगर आपने पहले डीपीएसपी पढ़ रखा है और अगर नहीं खाली कर सकते हैं तो इसको रिवीजन के तौर पे लीजिएगा कि आपका बस डीपीएसपी का रिवीजन हो रहा है। डीपीएसपी जिसका फुल फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको ये पेन दिख नहीं रहा होगा, एक्चुअल में ये इमेजेस ऐसी हैं, थोड़ी देर बाद दिखने लग जाएगा। डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है हम यहीं से समझना और जानना शुरू करते हैं, मगर आपसे बहुत विनम्र रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए। ठीक है, चलिए। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कुछ डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है, बहुत बेसिक सी चीज है। कुछ गाइडलाइन, कुछ डायरेक्शंस, है ना। कुछ ऐसे डायरेक्शंस, कुछ प्रिंसिपल्स जो कि आप जब भी कोई पॉलिसी बनाएं, आपका मतलब कोई स्टेट, स्टेट यानी देश, यानी कोई राज्य, कोई भी अगर जब भी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करे तो कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ डायरेक्टिव्स का अपने दिमाग में रख करके उस चीज को इंप्लीमेंट करें। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया डीपीएसपी, है ना। इसका मतलब होता है ये स्टेट के लिए एक मोरल ऑब्लिगेशन की तरह है कि जब भी आप समाज में कोई पॉलिसी लेकर के आते हैं समाज के लिए, तो उसमें आपको इन चीजों को कंसीडर करना चाहिए या देखना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसे कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। एक एक पॉइंट मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। 1945, 1945, अभी आप 2023 में हैं, थोड़ा सा पीछे चलिए। 1945 में आपको पेन विजिबल है, कलर ठीक है। सप्रू कमेटी कहती क्या है कि भैया किसी इंडिविजुअल के पास दो तरह के राइट होने चाहिए, एक तो जस्टिशिएबल और दूसरा नॉन जस्टिशिएबल राइट। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताइए, आपको ये चीज पता होगी कि जस्टिशिएबल राइट्स आपके पास कौन सा है और नॉन जस्टिशिएबल राइट्स कौन सा है आपके पास। जस्टिशिएबल की बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें आप जस्टिशिएबल कहते हैं। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इसको एनफोर्स करवाने के लिए, दैट मींस इट इज जस्टिशिएबल इन नेचर। ठीक है, बट नॉन जस्टिशिएबल राइट क्या है, जो आपके पास है तो, बट आप उसको एनफोर्स नहीं करवा सकते, आप उसको मांगने नहीं जा सकते किसी भी कोर्ट में, दैट इज डीपीएसपी। ठीक है, यहां पे वही चीजें लिखी हुई है। इतनी चीज क्लियर हो गई अभी कि सप्रू कमेटी 1945 में सजेस्ट करती है कुछ चीजें, जस्टिशिएबल नॉन जस्टिशिएबल। क्लियर है इतना। डीपीएसपी आइडियल्स दैट आर मेन टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक है, बाय द स्टेट व्हेन इट फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड इनेक्ट लॉज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही बताया था, कुछ आइडियल्स हैं जो कि दिमाग में रखना पड़ेगा इन्हें पॉलिसी बनाते वक्त या फिर लॉ को इनेक्ट करते वक्त। ठीक है, उसके बाद हम डीपीएसपी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इंस्ट्रक्शन देगा जब भी आप पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे तब। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद वाला पॉइंट, दे सीक टू एस्टैब्लिश, ये किस चीज की डिमांड करते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी की। कहां पे, एक देश में। इतनी बात क्लियर हो गई कि डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करवाना चाहते हैं डीपीएसपी, क्या, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ठीक है, DPSP are ideals that are not legally enforceable by the courts for their violation। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। अगर आपके साथ डीपीएसपी, यानी अगर डीपीएसपी का वॉल्यूशन होता है तो कोर्ट इसको जबरदस्ती इंप्लीमेंट नहीं करवा सकता। ठीक है, यानी ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं, अब और अच्छे तरीके से समझते हैं। पार्ट 4, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए। उसमें से मैं पार्ट चौथे यानी भाग चौथे की बात कर रहा हूं, जहां पे आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी की बात की गई है। हम एक एक आर्टिकल को देखेंगे अभी आराम से। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक हम डीपीएसपी की बात करेंगे एक एक आर्टिकल की, मगर उससे पहले हम कुछ और बेसिक चीजें जान लेते हैं। डीपीएसपी
नोबेल फीचर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा किसने कहा है? बी आर अंबेडकर जी ने। ठीक है। डीपीएसपी द कन्फाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा? ग्रेवनाइल ऐसा करके कोई व्यक्ति है, उन्होंने ये बात कही है। क्या मतलब है इसका? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कन्फाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दो ऐसी चीजें, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का विवेक है, यानी कन्फाइंस है, गलत और सही के बीच का फैसला करवाती हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। नोबेल फीचर का मतलब डीपीएसपी समाज के वेलफेयर के बारे में बात करता है, वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है, समाज के बारे में, पिछड़े वर्ग के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में। दैट इज वाई बी आर अंबेडकर जी ने इसे नोबेल फीचर कहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब डीपीएसपी को लिया गया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आयरलैंड, जिसे आयरिश भी अभी आपने कहा, इसने कॉपी किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यहां तक क्लियर? ठीक है। डीपीएसपी रिजेंबल करता है क्या? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एनुमरेटेड है। क्लियर? डीपीएसपी सीक्स टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका? वेलफेयर स्टेट का, कि एक स्टेट कैसा होना चाहिए? वेलफेयर। अभी हम उसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 36 में क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जो कि आर्टिकल 12 में लिखी हुई है, एज इट इज आर्टिकल 36 में लिखी हुई है कि एक स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। यहां तक बात क्लियर हो गई है। आर्टिकल 37, अब आप सोचिए कि अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी में ये लिखा हुआ है कि नॉन जस्टिशिएबल है और नॉन एनफोर्सेबल है इन कोर्ट्स। आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। ठीक है, क्लियर? माइंड में कुछ क्लियर हुआ अभी तक? चलिए, डीपीएसपी हेल्प करता है डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। ठीक है, यहां तक आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बात करेंगे डीपीएसपी की, कि डीपीएसपी 3 तरह का है। फिलहाल जब आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा करके देखें तो इसमें वन बाय वन हर चीज लिखी हुई है। उसमें ऐसे अलग अलग करके नहीं मतलब लिख दिया गया है कि नहीं ये लिबरल है, ये गांधीयन है, ये सोशलिस्टिक है। उसमें जैसे सोशलिस्टिक है, फिर गांधीयन है, फिर लिबरल है, फिर गांधीयन है, फिर कोई लिबरल है, फिर सोशलिस्टिक, ऐसे करके लिखा हुआ है। क्लियर है? तो अब हम डीपीएसपी के जो 3 तरह की डीपीएसपी है, हम उसके बारे में बात करेंगे, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहला सोशलिस्टिक, यानी सोशलिज्म पर कुछ डिफाइंड है ना, आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 का पहला पार्ट। ठीक है, अब आप जहां कहीं भी ये ए बी सी पूरे संविधान की बात कर रहा हूं, अगर कहीं पर भी ये लगा हुआ है, यानी 31A, 31B ऐसे करके, या 49A, तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिनली संविधान में नहीं था, इसे अमेंडमेंट कर करके ऐड किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, जब भी किसी के आगे आप ये देखें तो आप ये चीज समझ जाए बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ 43B लिखा हुआ है, गांधी प्रिंसिपल में आर्टिकल 40, 43, 43B, 43B ऐड किया गया है अमेंडमेंट करके, 46, 47 का सेकंड पार्ट और आर्टिकल 48, इतना है। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में 44, 45, 48, 48, 49, 51। यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट? अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या होता है। डेफिनेशन आपके सामने है कि दे आर द प्रिंसिपल्स दैट एम एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पाथ टुवर्ड्स द वेलफेयर स्टेट। समझ गए? इसे कहते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, और इसी पे बेस्ड कुछ आर्टिकल से, कुछ डीपीएसपी से हैं, हम उन्हें देखते हैं। आर्टिकल 38 क्या कहता है कि प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर का मतलब तो आप लोग समझते हैं ना, भलाई करना, है ना। वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग द सोशल ऑर्डर थ्रू, कैसे? जस्टिस। जस्टिस किस किस तरह की? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये चीज मिलनी चाहिए। एंड मिनिमाइज होना चाहिए इनइक्वालिटी इन इनकम, इनइक्वालिटी इनकम में कम होनी चाहिए। जैसे कि कोई काम, अगर एक लेबर काम एक वुमेन कर रहा है, उसको 400 रुपए मिल रहे हैं, तो कोई वहीं पर वुमेन काम करे तो उसको 200 रुपए ना मिले, उसको भी इक्वल मिले। ठीक है, क्लियर हो गया? स्टेटस में, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज में, ये बात कर रहा है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का आर्टिकल 38।
आर्टिकल 39 यानी अनुच्छेद 39 क्या कहता है, हम इस बात को समझते हैं कि सिक्योर करिए सिटीजन को किस चीज से, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लेवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, क्लियर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबरी से डिस्ट्रीब्यूशन करिए मटेरियल का, जो भी रिसोर्सेस हैं, ऑफ द कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड, ठीक है, ये क्लियर होगा। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, प्रिवेंट करिए कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, ताकि कोई एक व्यक्ति के पास हर चीज ना हो और कोई 100 व्यक्ति के पास कोई चीज ना हो, मतलब किसी एक व्यक्ति के पास वेल्थ को कंसंट्रेशन करने से बचाइए। कोई एक व्यक्ति अडानी या अंबानी बनता चला जा रहा है और बाकी दुनिया गरीब होती चली जा रही है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को चीजें बराबर मिलनी चाहिए, ऐसी चीज से हमें बचाना है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, अभी मैंने आपको बताया। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, ठीक है, हेल्थ और स्ट्रेंथ का वर्कर्स के ख्याल रखना है। चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज, बच्चे जो जिन्हें जबरदस्ती काम के लिए फोर्स किया जाता है उससे बचाना है, वैसा नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हेल्दी एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिखानी है, बनानी है, जो भी है, ठीक है। आर्टिकल 39 ये क्लियर करता है। उम्मीद है आपको अनुच्छेद 39 समझ में आया होगा। अनुच्छेद 39A यानी आर्टिकल 39A क्या कहता है कि प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये कहता है 39A। इसे अमेंड करके ऐड किया गया था, अभी हम समझेंगे कौन से अमेंडमेंट के बाद इसको ऐड किया गया, ठीक है। अभी हम बस देख लेते हैं। आर्टिकल 41 क्या कहता है कि इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज है, बीमारी यानी सिकनेस है, डिसेबलमेंट है, तो इन सब चीजों से सिटीजन को क्या करना है, सिक्योर करना है। कैसे, राइट टू वर्क, काम दे करके, एजुकेशन दे करके, या फिर राइट टू पब्लिक असिस्टेंस दे करके, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक? काम देंगे, एजुकेशन देंगे, पब्लिक असिस्टेंस देंगे, कब एम्प्लॉयमेंट हो तो ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट के केसेस में, ठीक है। आर्टिकल 41 ये स्टेट करता है, ये बताता है आपको। आर्टिकल 42 क्या कहता है कि मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया कि भैया जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क फॉर मैटरनिटी रिलीफ, ऐसा कोई प्रोविजन आप बनाइए, ठीक है। आर्टिकल 43 क्या कहता है कि सिक्योर अ लिविंग वेज, लिविंग वेज, a decent standard of living and social and cultural opportunities for all workers, जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक लिविंग वेज सेट करिए जिससे वो अपने लिए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके, सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज उनको मिले, सभी को मिले, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब 43A क्या कहता है हम वो भी देखते हैं कि टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है या फिर जैसे कि इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे कि वो बनाते नहीं है, क्या कहते हैं उसको, पूरी कम्युनिटी बनाते हैं ना वर्कर्स की, उसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए उनको आगे बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। आर्टिकल 47 क्या कहता है कि रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाइए, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, स्टैंडर्ड है जो बेसिक स्टैंडर्ड है लोगों का वो बढ़ाइए, एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, एटलीस्ट बेसिक नीड्स जो लोगों की है वो तो उन्हें मिलना ही चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया? आई होप यहां तक आप को चीजें क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहां तक कीजिए, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में हम डिस्कस करते हैं फटाफट से कि गांधीयन प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए, गांधी जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं, ठीक है। इनकी तस्वीर मैंने आपको कई बार दिखाई है और आप अगर नहीं देखे तो फिर से एक बार जाकर के ऑनलाइन सर्च करके देखिए। अब इनके कुछ प्रिंसिपल्स थे, आर बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी, इनकी आइडियोलॉजी उस पर बेस्ड कुछ चीजें हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम को ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इनिशिएटेड बाय गांधी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। उस टाइम पे जो ये सोचते थे, जो बताते थे, जो उनकी विचारधारा थी, उस पर बेस्ड कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और उसी पे कुछ डीपीएसपी है, जैसे कि आर्टिकल 40, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना है विलेज पंचायत and endow them with necessary powers and authority to enable them to function as units of self government। आपको याद होगा कि 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर करके लोकल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, यानी पंचायती राज का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। वो दोनों अमेंडमेंट यहीं से निकल करके आते हैं। आपको
याद होगा, याद नहीं है तो अब याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। आर्टिकल 40 हम समझ लिए। आर्टिकल 43 प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज, ठीक है। प्रमोट करना है कॉटेज इंडस्ट्री को रूरल एरियाज में इंडिविजुअल या फिर कोऑपरेशन बेसिस पे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। आर्टिकल 43 बी प्रमोट करना है वॉलंटरी फॉर्मेशन, अगर कोई वॉलंटरी फॉर्मेट कर रहा है, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, किसके लिए? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। क्लियर इतनी बात? कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप लोग जानते हैं, जानते होंगे, चलिए। हाँ, आर्टिकल 46 क्या कहता है? प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज। एससीज का मतलब है शेड्यूल्ड कास्ट, एसटीज का मतलब है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि अगर एससीज, एसटीज या फिर समाज में कोई भी जो पिछड़े व्यक्ति हैं उनको सोशल इनजस्टिस न मिलने पाए, उनको इससे बचाया जाए, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनको इससे बचाया जाए, ऐसा गांधीयन प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। आर्टिकल 46 में ऐसा बताया गया है कि भैया उनको इन चीजों से प्रोटेक्ट किया जाए। अनुच्छेद 47 यानी आर्टिकल 47 क्या कहता है कि कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स व्हिच आर इंजूरियस टू हेल्थ, इसके लिए प्रोहिबिट किया जाए। और ऐसा कौन कौन से स्टेट में अब तक हो चुका है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या कहीं पर ऐसा इंप्लीमेंट हुआ है क्या कि जहां पर दारू, शराब, नशा मुक्ति ऐसी चीजें बैन कर दी गई हो। आपको चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं, बिहार, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन चार में से कोई दो ऑप्शन सही है, आप मुझे बताइए। आर्टिकल 48 क्या कहते हैं कि प्रोहिबिट करिए द स्लॉटर ऑफ काउस, calves and other milch and draught cattle and to improve their breeds। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है आपको? नहीं, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला हमारा जो पॉइंट है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के बारे में हम डिस्कस करेंगे डीपीएसपी में। अब इसका क्या मतलब है लिबरल का? लिबरल का मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा समाज जो ओपन माइंडेड हो किसी भी आइडिया को एक्सेप्ट करने के लिए, किसी भी नए आइडिया को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, उसको कहते हैं लिबरल व्यक्ति। आप कहते हैं ना कि यार वो व्यक्ति तो बड़ा लिबरल है ना, तो उसी के तौर पर यहां पर कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। दीज प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। क्लियर? जैसा कि आर्टिकल 44 कहता है कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। क्लियर? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि जो भी सिविल केसेस होते हैं उन सब में भारत में जो भी जिस भी धर्म के लोग हैं उन सभी को इक्वल, उनका जो वो चीज है वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि मैरिज या डाइवोर्स, एडॉप्शन, ये सारी चीजें इक्वल होनी चाहिए, उसके लिए इक्वल एक ही कानून होना चाहिए, ठीक है। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 45 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 45 क्या कह रहा है कि प्रोवाइड करिए अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, और एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल द कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। जब तक वो 6 साल की अपनी उम्र कंप्लीट नहीं रहते हैं तब तक उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाइए और चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करवाइए। अब आपको याद करिए कि 86वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, तब आप लोग कितने साल के थे? शायद मुझे भी नहीं पता होगा। चेंज किया था सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इस आर्टिकल एंड मेड किया था, क्या मेड किया था? एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। 86वां अमेंडमेंट करके एजुकेशन को आर्टिकल 21 के अंदर डाल दिया गया और बताया गया कि यह फंडामेंटल राइट है और अब इसे एनफोर्स किया जा सकता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। आर्टिकल 48 क्या कहता है कि भैया ऑर्गेनाइज करिए एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। क्लियर यहां तक? चलिए यहां पे ये चीज मुझे लगता है रिपीट हो गई। आर्टिकल 49, आर्टिकल 48 सॉरी, ये रिपीट हो गया है। 49 देखते हैं कि प्रोटेक्ट करिए मॉन्यूमेंट्स को, प्लेसेस को एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी द नेशनल इंपॉर्टेंस। इनको प्रोटेक्ट करिए, इसकी बात यहां पे लिखी हुई है। आर्टिकल 50 यानी अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। ये अलग अलग है, पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। क्लियर यहां तक? और अब आखिरी है जो आर्टिकल 51 है और ये क्या कहता है कि प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। क्लियर? ये सेंटर के पास है चीजें। फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशंस। ठीक है, दोनों व्यक्तियों को बिठा करके जो भी झगड़ा वगड़ा हो वो सब निपटारा करवा लीजिए। यहां तक आई होप आपको तीनों प्रिंसिपल्स की चीजें समझ में आ गई होंगी। और अब हम बात करते हैं कि भैया कौन सी
चीजें ऐड की गई थी और कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, तो 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976, उस टाइम पे इमरजेंसी लगी हुई थी। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम आप बताएंगे या फिर मैं ही बता देता हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ज्यादा सवाल आप लोगों को दूंगा, परेशान हो जाएंगे आप लोग। आर्टिकल 39 ऐड किया गया था 42 से संविधान संशोधन करके 39 से 43 ए और 48 ए यानी 48 ए, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड द पुअर। इस चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये 4 आर्टिकल ऐड किए गए थे किसके द्वारा, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। चलिए कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये चीज इसमें ऐड की गई थी। फिर 86वां अमेंडमेंट एक्ट 2002 से इससे क्या ऐड किया गया था कि भैया एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। ये भी चीज क्लियर हो गई है। कौन से एज तक, फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे रीच द एज ऑफ 14। ठीक है, आर्टिकल 43B, इसे 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 कोऑपरेटिव सोसाइटीज एड ऑन किया गया था। और आर्टिकल 37 ये क्या कहता है कि भैया क्या है, ये स्टेट के लिए ड्यूटी है, स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। जब भी कोई स्टेट कोई कानून बनाए, कोई पॉलिसी बनाए, तो उसमें इन सब डीपीएसपी का ख्याल रखे। ठीक है, ताकि वो चीज सभी के लिए जस्टिशिएबल हो, इन सभी चीज का ध्यान रखे। और अब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, कि भैया फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी लगभग कभी सेम लगते हैं ना, यार भाई बात ये भी कह रहा, भाई बात ये भी कह रहा है ना, बट दोनों में पहला डिफरेंस आपको सामने दिख रहा है कि फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है। ठीक है, डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। देखिए, जिस टाइम पे संविधान बनाया जा रहा था ना, फंडामेंटल राइट तो चलिए मूल अधिकार है वो दे दिया गया, जस्टिशिएबल कर दिया गया। डीपीएसपी में कुछ ऐसी चीजें रख दी गई जिसको एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता था, क्योंकि उस समय भारत की जो दशा थी वो इतनी बेहतरीन नहीं थी। जैसे कि अगर एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना देते कि भैया एजुकेशन मिलना चाहिए, तो एजुकेशन मिलने के लिए आप एक बात सोचिए कि स्कूल चाहिए, अगर गवर्नमेंट है तो किताबें चाहिए, फिर ड्रेस भी चाहिए, फिर भोजन भी उसमें आपको दिया जाता है और उसके अलावा भी कई तरह की चीजें होती हैं। टीचर भी चाहिए, टीचर की सैलरी भी देना है। इसलिए कुछ चीजें डीपीएसपी में रख दी गई कि भैया जिस समय सरकार को सही लगे कि हाँ अब ये सही वक्त आ गया है इस चीज को इंप्लीमेंट करने का, तो वो चीज इंप्लीमेंट कर दी जानी चाहिए। लोग इसके लिए सरकार के पास बार बार भाग के ना जाए कि भैया ये चीज हमें नहीं मिल रही है। इसलिए डीपीएसपी मुझे लगता है कि नॉन जस्टिशिएबल है। ये मोरल ऑब्लिगेशन है ऑफ स्टेट टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए कुछ केसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, कहां कहां पर क्या क्या चीजें बताई गई है। कि चंपकम दुराईराजन केस है 1951 का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसमें कहते हैं कि अगर कंफ्लिक्ट होता है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, मान लीजिए कि कहीं पर एक कोई कानून बनाया गया, कोई पॉलिसी बनाई गई, वहां पर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी आपस में कंफ्लिक्ट कर गए। ठीक है, तो कौन प्रिवेल करेगा, फंडामेंटल राइट। इन्होंने ये बात कही। ठीक है, और ये डिक्लेयर किया कि डीपीएसपी सब्सिडियरी है टू फंडामेंटल राइट, यानी फंडामेंटल ऊपर है और डीपीएसपी नीचे है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। ये चीज इन्होंने इस केस में कहा। मगर इन्होंने एक बात और कही कि फंडामेंटल राइट कुड बी अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी। डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किया जा सकता है या किया जाए। ठीक है, ये बात इन्होंने कही। और इसके रिजल्ट में क्या हुआ देखिए, पहला अमेंडमेंट एक्ट हुआ, दूसरा हुआ यानी चौथा, फिर सातवां, और फिर मतलब ये जो 3-4 मतलब अमेंडमेंट हुए, ये सिर्फ डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए हुए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। गोलकनाथ केस 1967 में कुछ ऐसी चीजें हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया। तब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता है डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए। क्यों? फंडामेंटल राइट आर सैक्रोसैंक्ट, उसे आप नहीं, उसमें छेड़खानी कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते उस पर। ठीक, बात खत्म यहीं से। अब पार्लियामेंट ने क्या किया भैया कि 24वां मतलब 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया 1971 में, और कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है एवरेज और टेक अवे करने का एनी फंडामेंटल राइट बाय
अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन करके फंडामेंटल राइट को कम कर सकती है, फंडामेंटल राइट को हटा सकती है। कौन? पार्लियामेंट। ये 24वें संविधान संशोधन में कहा गया 1971 में। अब तुरंत उसके बाद 25th अमेंडमेंट एक्ट, जिसने आर्टिकल 31C को ऐड किया। और आर्टिकल 31C क्या कहता है कि भैया नो लॉ दैट सीक्स टू इंप्लीमेंट सोशलिस्टिक डीपीएसपी, यानी आर्टिकल 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 14, 19 और 31 वायलेट होगा, जो कि फंडामेंटल राइट है, वायलेट होगा ये चीज इंप्लीमेंट करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चलो ठीक है, वायलेट होगा तो कोई बात नहीं भाई, अगर 100 आदमी का भला हो रहा है, 1-2 आदमी का उसमें कोई थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है, हम तुम्हारी इस बात को मान लेते हैं। और दूसरी चीज उन्होंने बताया कि भैया दिस लॉ कांट बी क्वेश्चन इन कोर्ट, मतलब अगर हम कोई ऐसा लॉ बनाते हैं तो वो क्वेश्चन नहीं होगा कोर्ट में। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि केशवानंद भारती केस 1973 में आता है। इसे में टाइगर केस कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसी समय टाइगर प्रोजेक्ट भी आया था। यहां से आपको एक चीज और क्लियर हो गई। अब केशवानंद भारती केस में एक चीज निकल करके आती है कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आप जानते हो, कुछ 20 चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती है, और टाइम टाइम वो सुप्रीम कोर्ट भैया बनाते रहते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि भैया सेकेंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या? कि भैया इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ये चीज जो सरकार ने कही वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बाकी जो दूसरी चीज है हम उसको मान लेते हैं, ठीक है। अब इट टुक अंडर अवे जुडिशियल रिव्यू जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा केशवानंद भारती केस में। यहां तक बात समझ में आई। और उसके बाद 42वां अमेंडमेंट एक्ट होता है 1976 में, जिसमें स्कोप को बढ़ा दिया जाता है फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C by including within its protection any law to implement any DSP, not only those specified in article 39B और C। केवल 39B और C को ही नहीं बल्कि सारे DPSP को इंप्लीमेंट करने के लिए ये कोई भी लॉ कुछ भी मतलब बना सकते हैं, ये ऐसा इन्होंने कहा। उसके बाद इट मेड DPSP सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट, जिसमें से ये पता चलता है कि भैया DPSP सुपीरियर हो गया फंडामेंटल राइट से, ठीक है। जबकि थोड़े दिनों बाद फिर 1980 में क्या होता है देखिए कि दिस एक्सटेंशन वाज मेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो उन्होंने कहा उससे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक बता दिया गया, और कहा गया कि नहीं, केवल 39B और C ही इंप्लीमेंट करने के लिए तुम ऐसा करोगे, ना कि सब इंप्लीमेंट करने के लिए तुम ऐसा करोगे। सारे DPSP अगर इंप्लीमेंट करने के लिए तुम फंडामेंटल राइट का वायलेशन करोगे तो दिक्कत है। केवल 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर तुम 14, 19, 31 का वायलेशन करते हो तो ठीक है। और हाल फिलहाल की स्थिति ये है कि DPSP सबऑर्डिनेट है फंडामेंटल राइट का। आर्टिकल 31 जिसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, उसे 44th अमेंडमेंट एक्ट से एबॉलिश कर दिया गया और उसे लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। यहां तक आपको बातें समझ में आई? आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको DPSP समझ में आया होगा, उससे संबंधित जो केसेस मैंने आपसे डिस्कस की वो भी समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो आपके दिमाग में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।